आप देख रहे हैं वाणी भाग 1। दोस्तों, भगवान ने तरह तरह के इंसानों को बनाया है। कोई बहुत लंबा है तो कोई थोड़ा छोटा, कोई पतला है तो कोई मोटा, कोई बहुत गोरा है तो कोई सांवला। बॉडी शेप के भी भगवान ने अलग अलग प्रकार बनाए हैं। लेकिन क्या शारीरिक बनावट के आगे इंसान का साफ दिल, उसका स्वभाव, उसका अच्छा चरित्र, उसका टैलेंट कोई मायने नहीं रखता? वैसे तो दुनिया चांद तक पहुंच गई है, लेकिन हमारी सोसाइटी के कुछ लोगों की सोच अभी भी हजारों साल पीछे है। सुंदरता का तो कोई पैमाना और सीमा होते ही नहीं है। ये तो एक तरह का फैशन है जो आए दिन बदलता रहता है। लड़की या लड़के की आइडियल हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए या कमर इतनी होनी चाहिए। आखिर ये बेहुदा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाए किसने हैं? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? जब हम किसी की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हैं, बेशक मजाक में ही सही, तो हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि हम उस इंसान के दिल को, उसके आत्मविश्वास को, उसके सम्मान को कितनी ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़की के जीवन पर आधारित है, जो अपनी छोटी सी शारीरिक कमी के चलते रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के मुंह के तानों के रूप में निकलने वाले जहर को हर दिन पी रही है। आइए देखते हैं क्या होगा जब वह लड़की अपने लिए आवाज उठाएगी। अरे वाणी, यहाँ पर मुंह लटकाए क्या बैठी हुई है? जा अपने बाबूजी को खाना दे दे। सुबह से ही उन्होंने कुछ नहीं खाया है। और अपनी माँ को भी बोल, अब वह चुप हो जाए। जब से मेहमान लोग गए हैं, उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। वाणी ने कोई जवाब नहीं दिया। जी दादी, मैं अभी जा रही हूँ, वाणी की छोटी बहन साक्षी ने कहा। सच, ना जाने कौन सी घड़ी में इसमें जन्म लिया था। जिस दिन से पैदा हुई है, चैन नहीं है। दादी ने वाणी को देख मुंह बनाते हुए कहा। दादी, इसमें दीदी की क्या गलती है जो आप उन्हें ऐसे बातें सुनाती रहती हो? साक्षी को दादी के मुंह से अपनी प्यारी सी बहन वाणी के लिए ऐसी बात सुन गुस्सा ही तो आ गया था। अरे, तेरी दीदी की नहीं तो किसकी गलती है? कितने शौक से हमने इसका नाम वाणी रखा था, और इसने तो अपने नाम को ही मिट्टी में मिला दिया। ऐसा मत कहो दादी, यह सब तो भगवान की इच्छा है। सही कहा, भगवान की इच्छा थी तभी तो इसके जैसी हकली ने हमारे घर में जन्म लिया। दादी खींच कर बोली। दादी, ऐसा ना कहो, इसमें दीदी की क्या गलती है? यह तो एक शारीरिक कमी है जो किसी में भी हो सकती है। साक्षी ने फिर दादी की बात का जवाब देते हुए कहा। चलिए दीदी, आप भी कुछ खाना खा लीजिए, आप भी तो सुबह से भूखी हैं। वाणी, नहीं साक्षी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। साक्षी, दीदी, ऐसा कैसे चलेगा? कुछ तो खाना ही पड़ेगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। नहीं दीदी, चलो तुम्हें मेरी कसम, थोड़ा सा ही खा लो। वाणी उठी और अपने कमरे में चली गई और जाते जाते बोली। साक्षी, पिताजी को जरूर खिला देना और उन्हें समझा देना कि मैं उनके लिए बोझ नहीं हूँ। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चलिए आप कमरे में चलिए, मैं आती हूँ। और तैयार हो जाइए एक नई जंग के लिए। थोड़ी देर बाद साक्षी खाना लेकर सुरेश जी के कमरे में पहुंची। पूरे कमरे में खामोशी पसरी हुई थी। सुरेश जी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटे हुए थे और पास ही उनकी पत्नी महिमा जी उदास बैठी थी। आंखें लाल थी, जो इस बात की गवाह थी कि वो अभी तक रो रही थी और अब रो रो कर थक चुकी थी। साक्षी ने दोनों पर नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोली। मम्मी, आप अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हैं? अरे, अब तक तो आपकी आदत भी हो जानी चाहिए। और पापा, आप तो इतने समझदार हैं फिर भी। और अगर आप दोनों ही निराश हो जाएंगे तो वाणी दीदी का क्या होगा? जरा सोचिए उन पर क्या गुजरेगी जब लोग उन्हें बिना देखे ही ना कर देते हैं। हर बार उन्हें देखने वाले आने की बात कहते हैं और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आने से इनकार कर देते हैं। हमारी लाख कोशिशों के बाद हर बार उन्हें निराश होना पड़ता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। बुरा उन्हें भी लगता है, पर वो आंसू नहीं बहाती। वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती।
पापा मम्मी, एक बार आप दीदी की भी तो हालत को समझो। आपको उनके विश्वास को टूटने नहीं देना है। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने जरूर उनके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। सुरेश जी और महिमा जी साक्षी की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे और वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते भी थे। लेकिन एक जवान हकली बेटी का माता पिता होना इतना आसान नहीं होता। सही बोल रही हो बिटिया, और ये सब बातें हम भी समझते हैं। लेकिन बिटिया, आखिर कब तक समझाएंगे अपने आप को? कब तक समझाएंगे वाणी को? अब तो हमें उसके सामने जाने में भी शर्म आती है। काश हमने सही समय पर उसका इलाज करवा दिया होता, तो आज उसे इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वाणी के पापा, हमारे पास इतना पैसा था भी कहाँ कि हम उसका पूरा इलाज करवाते। याद है, जब जन्म के 2.5 साल तक अपनी वाणी नहीं बोली तो सब लोग उसे गूंगी कहकर बुलाने लगे और हम भी तो डर गए थे। तब हमने सरकारी डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर ने कहा था कि हमारी वाणी जन्म से ही गूंगी है। एक तो गरीबी, उस पर गूंगी बेटी। डॉक्टर की बात सुनकर हम घबरा गए, लेकिन डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि समय के साथ हमारी वाणी की स्थिति में कुछ सुधार आएगा, और हुआ भी वही। 8-10 साल की उम्र तक हमारी वाणी ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह से कभी बोल नहीं पाई। बहुत कोशिश की उसके साथ, खूब बात की, उसे उसकी अपनी उम्र से छोटे बच्चों के बीच में रखा, लेकिन हाँ, वाणी की मम्मी, सब याद है। वाणी की आवाज़ तो आ गई, लेकिन उसका हकलाना कभी नहीं गया। हमारे लिए तो यही खुशी बहुत थी कि हमारी बेटी गूंगी नहीं थी। वो अपनी भावनाओं को, अपनी बात को हमें बता सकती थी। लेकिन समाज के लिए वो एक मजाक का विषय बन गई। लोग उसकी बात को समझते कम और उसका मजाक ज़्यादा उड़ाते, और वो बेचारी धीरे से मुस्कुरा देती। बहुत अच्छी आमदनी तो थी नहीं। हमारे घर में 2-2 बेटियां, सामान्य खर्चों के साथ साथ उनकी पढ़ाई और शादी ब्याह की चिंता। बस इसीलिए वाणी का इलाज हम बहुत बड़े अस्पताल में नहीं करवा पाए। फिर भी छोटे मोटे इलाज के बाद वाणी का हकलाना बहुत कम हो गया, लेकिन उसका लोगों से बोलना, बात करना बहुत कम हो गया। वो मासूम जब भी मुंह खोलती, छोटे बड़े सब लोग उसका मजाक बना देते, उसकी नकल उतारते। उसने बोलना ही बंद कर दिया, उतना ही बोलती जितना बोलना बहुत ज़रूरी होता। सच, बहुत दर्द सहा उसने, और अभी भी सह रही है। उसके अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अपनी बेटी को जैसे तैसे हमने पढ़ा तो दिया, पर शादी के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सही कहा आपने। बाहर वालों को क्या दोष दें, हमारे घर परिवार में भी तो उसे हंसी का पात्र बनना पड़ा। वो इलाहाबाद वाली बुआ जी जब भी आती थी, उससे जानबूझकर सवाल जवाब करती, और जब वाणी उनकी बातों का जवाब देती तो उसका मजाक उड़ाती। और तो और, अम्मा आज भी उसे बात बात पर नीचा दिखाती हैं और उसे एहसास दिलाती हैं कि वो जैसे कोई हमारे ऊपर बोझ है। बात बात पर उसे ताने देती हैं। बेचारी वाणी कितनी डरी सहमी रहती है, और आज के बाद तो उनकी जुबान और खुल जाएगी। महिमा जी ने गुस्से से कहा, हम अम्मा को समझाएंगे कि वो वाणी से सोच समझ कर बात करें, वो वाणी के दर्द को समझने की कोशिश करें। कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले भी कितनी बार आप उन्हें समझा चुके हैं, पर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती हैं। हर समय उसे ऐसे घूरती हैं कि ना जाने उसने कितना बड़ा जुर्म कर दिया हो। मम्मी पापा, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप लोग खाना खा लीजिए, साक्षी ने कहा। वाणी ने खाया? अभी नहीं। तो फिर ये खाना उसी के कमरे में ले चलो। आज हम सब एक साथ ही खाना खाएंगे, उसी के कमरे में। सुरेश जी ने साक्षी से कहा। वाणी, बेटा वाणी, सो गई क्या? नहीं पापा, आइए। अरे मम्मी, आप और साक्षी, तुम ये खाना क्यों ले आई? आपके लिए। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। वाणी बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है इस घर में? कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरी बेटियां भूखी सो गई हों और हमने खाना खा लिया हो। चलो, आज सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। नहीं पापा, मेरा मन नहीं कर रहा। उदास हो, निराश हो?
नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, वाणी धीरे से बोली। वाणी बेटा, हमें माफ कर दे, लेकिन हम क्या करें? एक माता पिता होने के नाते हमें तेरी शादी की बात कहीं ना कहीं तो करनी ही होगी ना। और ऐसे में ना जाने कितने रिश्ते या तो दरवाजे तक आए ही नहीं, या फिर आकर दरवाजे से ही लौट गए। कोई बात नहीं पापा, यह सब तो लगा ही रहता है। नहीं बेटा, हमें स्वयं में शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पापा, खाना खा लीजिए। आज हम इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे। साक्षी, खाना लगाओ। साक्षी ने सबके लिए खाना परोसा। साक्षी, क्या दादी ने खाना खा लिया? हाँ, दादी ने खाना खा लिया दीदी, और अब तक तो वो सोने भी लगी होंगी, साक्षी बोली। अच्छा, उनका ख्याल रखा करो। मम्मी, आप क्यों इतनी चुप हैं? आप भी तो कुछ बोलिए ना। क्या कहूँ बेटा, मेरा तो नसीब खराब है। वाणी की मम्मी फिर वही बातें। कहा ना, इस विषय में अब हम कोई बात नहीं करेंगे। हम वाणी के लिए और कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे जो इसकी आवाज़ से नहीं बल्कि इसकी खूबियों से प्यार करता हो, और कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा लड़का। महिमा जी लंबी सांस भरकर बोली। ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? और तुम खाना खाओ, यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। यह सब मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं इनको पूरा करूँगा। देखना, अपनी वाणी के लिए बहुत सुंदर लड़का लेकर आऊँगा, जिनमें दुनिया भर की खूबियाँ होंगी। बस वाणी, तुम निराश मत हो। नहीं पापा, मुझे कोई निराशा नहीं है, बल्कि मैं तो अभी यही सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखूं और एक अच्छी सी नौकरी करूं। हो सकता है भगवान इसीलिए मेरी शादी नहीं होने दे रहे हों, ताकि मैं मुझे वह समय दे सकूं, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। क्यों, ठीक रहेगा ना पापा? ठीक है बेटा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, और पैसे की तनिक भी चिंता मत करना। मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। पापा, आप दीदी की पढ़ाई की चिंता ना करें, मेरी ट्यूशन है ना। हाँ साक्षी, तुझे मेरी मदद तो करनी होगी, क्योंकि मैं तो ट्यूशन भी नहीं कर पा रही हूँ। एक बार कोशिश की बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन उन्होंने उल्टा मेरा ही मजाक बना दिया। वो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन साक्षी, तुझे मेरी मदद करनी ही होगी। हाँ दीदी, बिल्कुल, मैं तो हर हाल में आपके साथ हूँ। बस दोनों बहनों में ऐसे ही प्यार बना रहे, महिमा जी बोली। उनके बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए, और फिर सभी लोग एक नई सुबह का इंतजार करने लगे। अगले दिन जब वाणी ने पढ़ाई की बात फिर से शुरू की, तो दादी ने पूरा घर सर पर उठा लिया। अरे सुरेश, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाने से इसकी कमी तो खत्म नहीं हो जाएगी ना? ये वाणी मधुर मधुर गीत गाने लगेगी क्या? अरे, ये चाहे कितनी भी बड़ी अफसर बन जाए, पर रहेगी तो हकली ही। दादी, आप ऐसा क्या बोल रही हैं? आपको कुछ पता भी है? पापा, आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? दादी की जली कटी बातें सुनकर साक्षी भड़क उठी। अरे ये क्या बोलेगा? मैं क्या बोल रही हूँ इसे भी पता है। मैं सच बोल रही हूँ, इसीलिए इसके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं है। दादी, ये तो पापा की अच्छाई है कि वो आपके सामने चुप हैं, वरना आपकी बातें सुनकर उन्हें भी बहुत दुख होता है। लेकिन मैं अपनी दीदी के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी। चलिए दीदी यहाँ से। साक्षी वाणी का हाथ पकड़कर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। वाणी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दीदी, आप तो इतनी समझदार हैं, फिर भी दादी की बातों का इतना बुरा मान गई। साक्षी, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ। नहीं दीदी, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में मत लीजिए। देखना, सब ठीक हो जाएगा, और बहुत जल्द एक बांका नौजवान तुम्हें ब्याहने आएगा। क्यों झूठा दिलासा दे रही हो? नहीं दीदी, ये झूठा दिलासा नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और अब चलो कॉलेज चलते हैं, आपकी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिले की बात करके आते हैं। ठीक है। कुछ देर बाद वाणी और साक्षी कॉलेज जा पहुंची। वाणी और साक्षी ने कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी।
अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं उठाने के लिए साक्षी ने घर पर ट्यूशन लेना शुरू कर दिया और वाणी घर का सारा काम करती और फिर खाली समय में दोनों अपनी अपनी पढ़ाई करती। इस तरह समय बहुत तेजी से निकलने लगा, लेकिन सुरेश जी ने अपनी खोज जारी रखी और फिर कुछ ही दिन में उन्हें अपनी दूर की मौसी के नाती से वाणी के रिश्ते के लिए बात की और मौसी जी शादी के लिए तैयार भी हो गई। कल वो लोग वाणी को देखने आ रहे थे। साक्षी, मुझे नहीं जाना लड़के वालों के सामने। इस बार फिर मेरे शरीर को गौर से देखेंगे, मेरे चेहरे को देखेंगे, मेरी आंखों पर टिप्पणी करेंगे और फिर मुझसे मेरे नाम से लेकर मेरी पसंद नापसंद भविष्य को लेकर सवाल करेंगे। वो मुझसे बात करेंगे, बहुत बातें करेंगे। वो मुझसे बातें इसलिए नहीं करेंगे कि वो मेरे विचारों को सुनना चाहते हैं। वो बात इसलिए करेंगे कि मैं कितना हकलाती हूँ। बस बहुत हुआ अब और नहीं। दीदी, हर बार ऐसा ही हो ज़रूरी तो नहीं। आने दो, हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। दीदी, हमें मम्मी पापा के विषय में भी तो सोचना है, उनकी खुशी के लिए ही सही। ठीक है, लेकिन इसके बाद नहीं। अगर इस बार इसने मना कर दिया तो मैं किसी और लड़के के आगे नहीं जाऊंगी। ठीक है पापा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस आखिरी बार और देखना, इस बार वो लोग शादी के लिए ज़रूर हाँ कर देंगे, मेरा मन कहता है। साक्षी ने वाणी को विश्वास दिलाते हुए कहा। साक्षी, तेरा मन तो हर बार यही कहता है। वाणी हंसकर बोली। हाँ, ये भी है, लेकिन इस बार मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी वाणी को उसका दूल्हा मिलने ही वाला है। साक्षी ने वाणी को चिढ़ाते हुए कहा। वाणी अगले दिन की देखा देखी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। साक्षी उसकी तैयारी में उसके साथ थी। साक्षी, जो साड़ी ठीक लगे कल के लिए निकाल दो, और इस बार कोई जेवर नहीं, कोई मेकअप नहीं। दीदी, इस बार साड़ी नहीं, अब सलवार कमीज पहनो, ये वाला। हाँ, ये ठीक है, और ये मोती माली वाला बस। ठीक है दीदी, अब सो जाइए, नहीं तो आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे। इस बार कोई मेकअप नहीं, समझी? ठीक है बाबा, अब सो जाइए। अगले दिन महिमा जी और वाणी ने रसोई की कमान सुबह से ही संभाल ली थी और साक्षी ने घर की सजावट की जिम्मेदारी ले ली। लड़के वालों ने आने का कोई समय नहीं दिया था, इसीलिए सुबह से ही उनका बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया। दरवाजे पर जरा सी भी आहट होती तो सभी लोग चौंक जाते। हर समय चीखने वाली दादी भी धीरे से बोलती। सुरेश, देखो शायद वो लोग आ गए। अम्मा सुबह से 5 बार दरवाज़ा खोलकर देख चुके हैं, पता नहीं कब आएंगे वो लोग। अरे आते ही होंगे। अम्मा, मौसी ने बताया नहीं था कि किस समय तक वो लोग आ सकते हैं? सुरेश जी ने कहा। नहीं बेटा, ये तो मैंने पूछा भी नहीं। जब वो बोले कि हम इतवार को आएंगे तो खुशी के बारे में कुछ भी ना पूछ पाई। अम्मा, तुमने हमारी वाणी के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया था ना? हाँ बेटा, सब जानने के बाद ही उन्होंने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की है। तो फिर ठीक है अम्मा, लगता है भगवान इस बार हमारे सुन लेंगे। तभी दरवाजे पर पुनः दस्तक हुई। देखो बेटा, लगता है इस बार वही लोग हैं। सुरेश जी ने भी बड़ी उम्मीद से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उनका चेहरा खिल गया। अरे मौसी जी, आइए आइए, हम आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहे थे। आइए अंदर आइए। बेटा तुम भी आओ। सुरेश आज भी तो वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला, मौसी जी बोली। सुरेश जी मौसी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। इनसे मिलो, ये है मेरी मंझली बेटी यमुना और ये उसका बेटा राकेश। अभी अभी अमेरिका से पढ़कर आया है और जैसे ही मैंने वाणी के बारे में इसे बताया, ये वाणी से तुरंत मिलने की जिद करने लगा और यमुना भी अपने बेटे की खुशी में खुश है। फिर क्या था, आज हम आपसे मिलने चले आए। अरे कल्लो, थोड़ा सांस तो ले ले। आ मेरे पास, आ यहाँ बैठ। बेटा तुम भी बैठो। यमुना, देखा बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जी मौसी, यमुना ने धीरे से कहा। सुरेश यही खड़ा रहेगा या महिमा को भी बुलाएगा? दादी बोली। जी अम्मा। अरे महिमा देखो, मौसी जी आ गई, जल्दी बाहर आओ। सुरेश जी ने महिमा जी को आवाज़ लगाई। जी अभी आई, महिमा जी ने रसोई से ही उत्तर दिया। साक्षी, वाणी, रसोई का सारा काम हो गया है,
वाणी, तो थोड़ी देर में चाय लेकर आ जाना। और साक्षी बिटिया, वाणी को अच्छे से तैयार कर देना, वो जरी वाली साड़ी पहनाना। वाणी के ऊपर वो साड़ी बहुत अच्छी लगती है। जी मम्मी, आप मेहमानों के पास बैठिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। वाणी, दीदी चलो मौखिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ, परीक्षक आ चुके हैं, साक्षी ने वाणी से हंसकर कहा। वाणी बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में आ गई। महिमा जी ने मुस्कुराते हुए मौसी और यमुना के पांव छुए। खुश रहो, कल्लो मौसी बोली। भाभी कैसी हो? यमुना जी ने महिमा जी से पूछा। ठीक हूँ यमुना, बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। हाँ भाभी, आपकी शादी में आई थी, तब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, पर ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसे मुलाकात भी होगी। यही तो भगवान का रचा खेल है, कब किसको कैसे मिलाना है ये सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है। महिमा जी ने भी हंसकर कहा। अब बातों में ही लगी रहेगी महिमा, या चाय नाश्ते का भी प्रबंध करेगी? दादी बोली। जी अम्मा। अरे वाणी बेटा, चाय ले आओ। जी मम्मी, अभी आए, साक्षी ने अंदर से जवाब दिया। हमारी वाणी बहुत ही शर्मीली है और पढ़ाई से लेकर घर के काम काज तक में बहुत होशियार है, और स्वभाव तो अभी आप मिलकर ही देख लीजिएगा, महिमा जी ने राकेश से कहा। महिमा जी की बात सुनकर राकेश मुस्कुरा दिया। तभी वाणी और साक्षी ने कमरे में प्रवेश किया। गुलाबी सलवार कमीज और उस पर गले में मोती की माला और सादगी से परिपूर्ण वाणी बेहद खूबसूरत लग रही थी। आओ वाणी, मौसी ये वाणी है और ये हमारी छोटी बेटी साक्षी है। यूं कह लीजिए दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। आओ वाणी, मेरे पास बैठो, यमुना जी ने कहा। नमस्ते। डरो मत बेटा, आओ मेरे पास आओ। अरे साक्षी, तू यहाँ मेरे पास आ जा, दादी बोली। यमुना जी, ये हमारी वाणी जैसी है तुम्हारे सामने है, पूछ लो जो भी पूछना है। भाभी, अब हमारा जमाना नहीं रहा, अब बच्चों का जमाना है, इन्हें एक साथ जिंदगी गुजारनी है, इसीलिए इन्हें ही आपस में बातचीत करने दीजिए। बेटा राकेश, तुम्हें वाणी से जो भी पूछना है पूछ लो। आपका नाम बहुत अच्छा है, राकेश ने वाणी से कहा। जी धन्यवाद। आप अभी क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। मैं 5 स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी से। अच्छा अच्छा, भविष्य के लिए क्या योजना है? नौकरी करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ पूछना है तो आप ही पूछ लीजिए। जी, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। राकेश धीरे से मुस्कुरा दिया। मम्मी, मुझे वाणी पसंद है, राकेश ने महिमा जी से कहा। तो फिर ठीक है, जब राकेश को वाणी पसंद है तो रिश्ता पक्का हुआ, यमुना जी ने कहा। रुकिए, दीदी ने कुछ नहीं पूछा, किंतु रिश्ता तय होने से पहले मुझे कुछ बात करनी है। तुम चुप रहो साक्षी, ये बड़ों की बातें हैं, ऐसी बातों में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं मम्मी, ये दीदी की जिंदगी का सवाल है। मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर मुझे और आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ नहीं जानना है, हम इनके परिवार के बारे में सब जानते हैं, महिमा जी ने बात को संभालते हुए कहा। नहीं आंटी जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पूछिए, आपको कुछ पूछना है। मैं और मेरी दीदी ये जानना चाहते हैं कि आपने मेरी दीदी को क्यों पसंद किया है। दीदी की कौन सी खूबी है जो आपने चंद सवाल पूछकर ही उनसे शादी के लिए हाँ कर दी। जी, ये क्या बात हुई? आपकी दीदी मुझे पसंद है, मेरी अपनी पसंद है, इसमें ऐसे सवाल का कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल मतलब है, क्योंकि एक लंबे चौड़े इंटरव्यू के बाद भी हर बार मेरी दीदी को लड़के वाले ने ऐसे अस्वीकार कर दिया जैसे किसी किताब का पहला पन्ना पढ़ने के बाद ही कहानी अच्छी नहीं कहकर पूरी किताब बंद कर दी जाए। साक्षी, मुंह बंद करो अपना, महिमा जी जोर से बोली। सुरेश, अपनी बेटी को रोको, क्या बकवास कर रही है, दादी ने कहा। सुरेश जी चुप रहे। नहीं नानी जी, बोलने दीजिए इनको, इनका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है। साक्षी जी, यहाँ आने से पहले नानी जी ने मुझे वाणी जी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और फिर भी मैंने वाणी जी से मिलना उचित समझा, क्योंकि आज हमारी मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी भी बीमारी का समय रहते काबू पाया जा सकता है, और हकलाना कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक छोटी सी शारीरिक समस्या है। इसके इलाज में स्पीच थेरेपी बहुत मददगार साबित होती है।
इसीलिए अगर मेरी और वाणी जी की शादी हो जाती है तो मैं स्पीच थेरेपी की सहायता से इनका इलाज करवाऊंगा और ये ठीक से बोलने लगेंगी। और बाकी आपकी बहन में क्या पसंद आया? पूछा जाए तो आपकी दीदी बेहद खूबसूरत हैं, सभ्य हैं, पढ़ी लिखी हैं। बस मुझे इतना ही काफ़ी है, इसीलिए मुझे आपकी दीदी पसंद है। और कोई दूसरा सवाल? जी नहीं। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? राकेश ने हंसकर पूछा। जी, साक्षी मुस्कुराते हुए बोली। चलिए, ये भी पता चल गया कि राकेश ने वाणी में क्या देखकर पसंद किया। और अब आप लोग कहें तो हम सगाई की रस्म भी पूरी कर दें। यमुना जी ने सुरेश से पूछा। अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। सुरेश जी खुश होकर बोले। आपके कोई रिश्तेदार जो आसपास हों, आप उन्हें बुलाना चाहें तो बुला लें। यमुना जी बोली। अम्मा, आप कहें तो केतकी को बुला लें क्या? बिल्कुल बुलाओ, बहन है तुम्हारी। और फिर उसी ने तो कहा था कि वाणी जैसी हकली लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा, तो उसे भी देखना चाहिए कि हमारा होने वाला दामाद कैसा है। अम्मा, आप ही क्या बातें लेकर बैठ गई? पिछला जो भी हुआ उसे भूल जाइए। ना जाने कितने रिश्तेदार हमसे नाराज हैं, और कितनों से हम तो क्या, हम सबसे रिश्ता तोड़ देंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। महिमा, तुम केत की सुधा बुआ और गुड़िया को फोन कर दो। 1 घंटे के अंदर अंदर सभी लोग आ जाएंगे। हाँ जी, ये ठीक रहेगा। और हाँ सुनो, शाम को सब लोग खाना खाने के बाद ही घर वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, खाने के बाद। राकेश बेटा, तुम भी उस कमरे में जाकर आराम कर लो। जी अंकल। राकेश पास वाले कमरे में ही आराम करने चला गया। साथ में यमुना जी भी चली गई। आखिर उनके भी बेटे की सगाई थी, तो उसी हिसाब से उन्हें भी तो कई योजनाएं बनानी थी। वाणी और साक्षी सगाई की तैयारी करने लगी। महिमा जी भी खुशी खुशी सबको फोन लगाने लगी। सुरेश जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जाकर अपनी अम्मा और कल्लो मौसी के पास बैठ गए। अम्मा, देखा, मैंने कहा था ना कि जब उचित समय आ जाएगा तब हमारी वाणी को अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। अरे, ये सब तो तेरी कल्लो मौसी का किया धरा है। वैसे तो ये मेरे मामा की बेटी है, पर आज तक बिना बताए कोई समझ नहीं पाया। और आज इसने भी सगी बहन की तरह मेरी इतनी बड़ी समस्या का हल कर दिया। अरे नहीं दीदी, मैंने आपकी नहीं वाणी की मदद की है। मैं जानती हूँ कि जब शादी के लिए लड़के वाले देखने आते हैं और देखकर मुंह पर मना कर जाती हैं तो कितना दुख होता है। मेरे साथ भी तो ना जाने कितनी बार ऐसा ही हुआ। मेरा काला रंग देखकर कितने लड़कों ने शादी से इनकार कर दिया, और कितने तो आने का कहकर भी नहीं आए। बोले जिसका नाम ही कल्लो है वो स्वयं कितनी काली होगी। सच जी, बहुत तकलीफ होती है। सही कहा मौसी, आपने हमारे और वाणी के दर्द को समझा, इसके लिए धन्यवाद। हम आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दोपहर खत्म होते होते लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। महिमा जी, वाणी और साक्षी ने खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया था, और सुरेश जी भी बाजार जाकर सगाई के लिए ज़रूरी सभी सामान ले आए। भाई सुरेश जी, इतनी जल्दी अचानक ये सब? केतकी के पति सिद्धार्थ ने कहा। क्या करें भाई साहब, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भाई साहब, भगवान ने हमारी सुन ली, तभी तो आज इतनी जल्दी। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सही कहा। अरे भाई, अभी कितनी देर और लगेगी? सागर फूफा जी ने पूछा। बस जीजा जी, थोड़ी देर और, पानी तैयार हो जाए बस, महिमा जी ने जवाब दिया। तब तक होने वाले दामाद जी को तो बुलाएं, हम भी तो मिले उनसे। जी बिल्कुल, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर सुरेश जी अंदर वाले कमरे में चले गए। थोड़ी देर में राकेश और यमुना जी सुरेश जी के साथ कमरे से बाहर आ गए। इनसे मिलिए, ये है यमुना और ये है इनके सुपुत्र राकेश। ये अमेरिका से पढ़कर आए हैं और बहुत जल्द अमेरिका वापस हो जाएंगे, क्योंकि ये वहीं नौकरी करेंगे। अरे वाह, हमारी वाणी के तो भाग्य चमक गए। तभी आसमानी रंग की साड़ी में लिपटी वाणी ने कमरे में प्रवेश किया। सभी की नजरें वाणी पर जा टिकी। सच, बेहद खूबसूरत लग रही थी वाणी। राकेश तो मानो वाणी को देखकर पलक झपकना ही भूल गया हो। होने वाले जीजा जी,
अब इन्हें आपको सारी जिंदगी ऐसे ही देखना है, इसीलिए अब आप इन्हें प्यार के रिश्ते में बांध लीजिए और ये अंगूठी इनके हाथों में पहना दीजिए। जी बिल्कुल, राकेश ने वाणी की ओर देखते हुए कहा। इस तरह वाणी और राकेश की सगाई भी हो गई। दोनों ही पक्ष बहुत खुश थे। वाणी को सच में उसके सपनों का राजकुमार मिल गया था। सुरेश और महिमा जी भी राकेश और उसके परिवार वालों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और शायद यही बात लोगों को खलने लगी। अरे महिमा, तुमने कभी ये सोचा भी है कि विदेश से पढ़कर आया लड़का हमारी हकली वाणी को ही क्यों पसंद किया? महिमा जी की बहन केतकी ने कहा। दीदी, उसने बताया ना, वाणी की सादगी उसे बहुत पसंद आई और वो शादी के बाद हमारी वाणी का इलाज भी करवाने को तैयार है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में, हमारे शहर में सादगी पसंद और भी तो लड़कियां हैं। दादी बड़ी देर से महिमा और केतकी की बातें सुन रही थी। उन्हें केतकी के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन महिमा की बहन है और अपनी छत के नीचे है, यही सोचकर वो चुप थी। लेकिन ज्यादा देर तक वो स्वयं को रोक ना पाई और बोली, केतकी, लगता है तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं आया। दादी की बात सुनकर केतकी घबरा गई। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है, मुझे भी इस रिश्ते से बहुत खुशी हुई है। वो तो बस ऐसे ही क्या, राकेश ने वाणी को ही क्यों पसंद किया, ये क्या बात हुई? वो समझदार है, उसे वाणी पसंद है, बस। इसमें सवाल उठाने वाली तुम होती कौन हो? अम्मा, आप तो नाहक ही नाराज हो रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं था, केतकी ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है मुझे अच्छे से पता है। मैंने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए, समझी? अगर ये रिश्ता गले से नहीं उतर रहा तो अपने घर जाओ, शादी का कार्ड जल्दी ही घर पहुंच जाएगा। दिल करे तो आ जाना। दादी एक सांस में सब कुछ बोल गई। महिमा, देखो तो, तुम्हारी सास हमसे कैसे बात कर रही है और ये तुम्हारी बहन का अपमान कर रही हैं और तुम तब भी चुप हो। अरे ये कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए नहीं कि ये मुझसे डरती है, बल्कि इसलिए कि ये जानती है कि मैं सही कह रही हूँ और इसे सुनना है तो सुने तुम्हारी बकवास, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। अम्मा जी रहने दीजिए ना, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई? तुम चुप रहो, तुम्हारी बहन है तो क्या कुछ भी बोलेगी? महिमा, मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी बात में भी कुछ तो बात होगी, तभी तुझे और तेरी सास को बुरी लग रही है। और मुझे शादी का कार्ड भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने अपमान के बाद तो मैं इस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी, केतकी गुस्से से बोली। दीदी, ऐसे गुस्सा मत हो, देखो खुशी का मौका है, भूल चूक माफ करो और बिटिया की शादी में जरूर आना, अन्यथा सारा जीवन मुझे इस बात का दुख रहेगा। महिमा जी रोने लगी। अरे तू तो रोने लगी, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी वाणी की शादी हो और हम न आए? अब मैं चलती हूँ, शादी में मेरे लिए कुछ काम हो तो जरूर बताना। केतकी चली गई और महिमा जी ने सांस में सांस ली। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पंडित जी ने इस रिश्ते को ग्रह नक्षत्रों की अनुमति भी दे दी। आज से ठीक 4 महीने बाद राकेश और वाणी की शादी थी। वाणी और राकेश यदाकदा रेस्टोरेंट या पार्क में मिलने भी लगे। फोन पर तो घंटों दोनों की बातें होती और घंटों दोनों आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने सजाने लगे। वैसे दादी को शादी से पहले इस तरह लड़के लड़की का मिलना पसंद नहीं था, लेकिन वो यही सोचकर चुप थी कि कहीं राकेश या उसका परिवार नाराज ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो वाणी को पसंद किया था। वाणी हर समय राकेश के ख्यालों में खोई रहती। एक दिन, क्या बात है दीदी, आजकल आप तो अपने में ही मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं। कभी हमें भी तो बताओ, उस विदेशी छोरे ने आपके कानों में कौन सी मिश्री घोल दी है जो आप चेहरे में हर समय? साक्षी, तुम भी ना, तुम्हें तो मेरी खिंचाई करने का मौका चाहिए बस। वाणी ने साक्षी की बात को काटते हुए कहा। दीदी, हमसे ना छुपाओ, हमें सब पता है। तुम्हारे चेहरे की रंगत राकेश जीजा जी की वजह से ही है, तभी तो हर समय मुरझाई रहने वाली वाणी दी कितनी खिली खिली सी रहती है। सही कहा साक्षी, राकेश के आने से मेरी किस्मत में 4 चांद लग गए। सच, अब मुझे अपना हर सपना पूरा होता दिख रहा है।
सही कहा दीदी। राकेश जी जो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश रखेंगे आपको। अभी दोनों बातों में ही लगी हुई थी, वाणी के फोन की घंटी बजी। राकेश का फोन है। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी रात को? देखो शायद उन्हें नींद नहीं आ रही, तभी इतनी रात को अपनी रात रानी को फोन किया है। अरे ऐसी बात नहीं है, जरूर कोई जरूरी काम होगा। हाँ ये भी हो सकता है। फोन उठाओ, देखो क्या बात है। ठीक है लेकिन तू बीच में मत बोलना, तुझे मेरी कसम। ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगी, लेकिन एक शर्त है, मुझे अपना फोन सुनने देना। हम भी तो सुने वो आपसे क्या बातें करते हैं। ठीक है बाबा, लेकिन वो कुछ भी कहेंगे तुम चुप रहना। ठीक है। और उनके बात करते करते फोन कट गया। अब वाणी निराश होकर बोली। तभी दोबारा फोन की घंटी बजी। वाणी ने फोन उठाया और इससे पहले कि वाणी कुछ बोलती, उधर से राकेश की आवाज आई। हेलो वाणी। हाँ बोलिए। वाणी मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन राकेश हम कल ही तो मिले थे। इतनी जल्दी जल्दी मिलेंगे तो पापा नाराज होंगे और दुनिया भी मजाक बनाएगी। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस तुमसे मिलना है, वो भी कल ही। लेकिन राकेश क्या बात है, बताओ तो सही। लेकिन राकेश ने बिना बात किए ही फोन काट दिया। वाणी राकेश की बात सुनकर शून्य हो गई। दीदी ये आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अभी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, फिर ये अचानक इतने उखड़े उखड़े से क्यों हैं। हो सकता है अपनी मम्मी से या घर के किसी अन्य से नाराज हों और आपसे इस तरह से बात की हो। लेकिन कारण जो भी हो, मुझे इनका आपसे इस तरह से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। साक्षी नाराज मत हो, कल जब मिलेंगे तब सब पता चल जाएगा। क्यों परेशान हो रही है। राकेश कितना भी नाराज हो ले, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छी हैं। और तुम मम्मी पापा से कुछ मत कहना। अगले दिन वाणी निश्चित समय पर राकेश से मिलने जा पहुंची। हेलो राकेश, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश ने हेलो का जवाब दिए बगैर कहा, आ गई। बोलो राकेश क्या हुआ, फोन पर बात करके लगा कि तुम परेशान हो। हाँ वाणी, मुझे तुमसे मिलकर यही बताना था कि मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो राकेश, ये कैसा मजाक है। ये मजाक नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों, क्या मैं कारण जान सकती हूँ। मैं तुम्हें कारण नहीं बता सकता, बस इतना ही काफी है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों, तुम्हें कारण बताना होगा। तुम मेरी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरे घर वाले भी सब कुछ तुम्हारे घर वालों के हिसाब से ही कर रहे हैं। राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया और रेस्टोरेंट से उठकर बाहर चला गया। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि वाणी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी किसी को इतने बड़े बड़े सपने दिखाकर एक ही झटके में किसी के सपने कैसे तोड़ सकता है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ये सब क्या हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए और घर जाकर क्या कहेगी। वाणी बहुत देर तक रोती रही और फिर थके कदमों से घर की ओर चल पड़ी। घर पर सभी लोग उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वाणी के घर पर पैर रखते ही उसके ऊपर प्रश्नों की बौछार हो गई। दीदी क्या कहा जीजा जी ने, साक्षी बोली। वाणी क्यों बुलाया था, राकेश ने क्या कहा, महिमा जी ने पूछा। साक्षी राकेश ने शादी करने से मना कर दिया। क्या, लेकिन क्यों, कारण नहीं बताया। बोले मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, राकेश ने वाणी को एक मुलाकात में ही पसंद कर लिया। सब ठीक भी चल रहा था, फिर ऐसे क्या कारण हो सकता है कि अचानक राकेश ने रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया। आपको क्या कारण लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।